नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, मैं विकेश राज तिवारी आप सभी का परीक्षा सेतु के यूपीएससी पोर्टल पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के मुख्य परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और आज प्रथम दिवस रहा है और निबंध का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज था। आज इस कड़ी में हम और आप इसलिए आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो वर्तमान में मेंस लिख रहे हैं। यह वीडियो केवल और केवल उन छात्रों के लिए है जो 2023, 2024, 2025 की परीक्षा में बैठना चाहते हैं और अच्छे सम्मानजनक स्कोर के साथ अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज के निबंध की परिचर्चा करते हैं। किसी भी प्रकार से किसी को डिमोट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये बताना उद्देश्य है कि आज के इस पेपर के आधार पर अपने आने वाले समय की आप तैयारियां कितनी मजबूती के साथ कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार भी यूपीएससी ने थोड़ा सा निबंध के पेपर में लोगों को चौंकाया है, लेकिन इतना भी नहीं चौंकाया है जितना कि लेके आप लोग इतनी सारी बातें कर रहे होंगे या कुछ भी आप अफवाहों पर पढ़ रहे होंगे। तो उन अफवाहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। या यूपीएससी है, इसका काम ही है लगातार अच्छे अच्छे झटके देना। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के इस पेपर के बारे में कि पेपर क्या था, कैसा था, क्यों था। आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पहले सामान्य जानकारी कि इसे दो भागों में बांटा जाता है, खंड ए और खंड बी। प्रत्येक में से एक एक विषय को आपको चुनकर दो निबंध लिखने होते हैं और आप सबको पता है इसकी शब्द सीमा 1000 से 1200 शब्दों में होनी चाहिए। कंजूसी नहीं करना है, 1000 के नीचे बिल्कुल भी नहीं आना है। कोशिश करिए 1100, 1150 टच करके आइए, 1200 कर देंगे बेहतर है। ठीक, इसमें से आपको 125 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन बन जाता है, दो करना है 250 और 250 में से ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी को किस स्तर पर ले जाते हैं। ठीक, तो आज का जो पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों वह है आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। देखिए, जब हम और आप आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, अब आप सबसे पहले इस निबंध की मर्म को समझिए कि ये निबंध कहना क्या चाहता है हमसे। ठीक, तभी हम इतने शब्दों पे जाकर बातें कर पाएंगे। उसके मर्म को जानने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि वन और आर्थिक समृद्धि का कितना बड़ा परस्पर मेल जोल बना हुआ है। ठीक, जैसा कि हमने पहले भी आपको क्लासरूम में बताया था कि पर्यावरण, वन, जंगल से संबंधित विद्यार्थियों ने अगर 2-4 निबंध भी लिखे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इस निबंध को लिखने में उनको बड़ी हेल्प मिली होगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस तरह के निबंधों में क्या अप्रोच रख सकते हैं, थोड़ा सा आज मैं ब्रीफिंग आपको देने वाला हूं। जैसे आर्थिक समृद्धि की हम बात करते हैं, किसी भी प्रकार के विकास की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, आपको याद रखना है। ठीक, इसके साथ साथ जितने भी पर्यावरणीय कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, चाहे विदेशी समझौतों की बात कर लीजिए, आजकल बजट में भी हो सकता है, वन सर्वेक्षण भी आपके हर साल प्रत्येक स्थिति में पहुंचने लगे हैं, जिससे उनकी उपयोगिता, उनके महत्व और उनका हमारे जीवन में, देखिए इंपॉर्टेंस तो स्वाभाविक सी बात है, उसके बिना तो हम अधूरे हैं। लेकिन आर्थिक समृद्धि की जब बात आती है तो ये हम हमेशा विद्यार्थियों को बताते हैं कि 3 प्रकार के संसाधन मुख्यतः उपयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1 पर आपका होता है मानव संसाधन, दूसरे नंबर पर जिसे हम और आप क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, और तीसरे नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों एक संसाधन होता है जिसे हम और आप तकनीकी संसाधन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? तकनीकी संसाधन के रूप में जानते हैं। अब आप देख सकते हैं कि भले आपके पास खूब सारा मानव संसाधन भरा हो, तकनीकी संसाधन भरा हो, यदि आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे नहीं ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस छोटी सी बात पे ही आपकी सिद्ध हो जाती है, ठीक, कि यदि आप आर्थिक समृद्धि को हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस या इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह का अप्रोच हम यहां पर निभा सकते हैं। यानी ये जो पहला निबंध है वो आपके इकोनॉमिक्स, आप एक प्रकार से कह सकते हैं आपका करंट प्लस आपका वन वाला, पर्यावरण वाला पार्ट मिक्सअप होके ये बना हुआ है। ठीक, दूसरे पर आते हैं। ये कह रहा है कवि संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। पोएट्स आर द acknowledged
लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा सा अंग्रेजी मेरी इधर उधर हो जाती है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी कह सकते हैं और शिक्षक भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। मैं अपने आप को विद्यार्थी ज़्यादा मानता हूँ। तो कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अब इसमें आप ना, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं या जो हिंदी साहित्य से संबंधित है या हिंदी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी वाले, अलग से जो थोड़ा बहुत इन चीज़ों पर अपने आप को सहज महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते थे इस निबंध को। ठीक, अब आपको सिर्फ ये बताना है कि कवि किस प्रकार से एक मान्य विधायक होता है। अब आप खुद देखिए, हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं, भारतीय परंपरा की बात करते हैं, भारतीय चेतन की बात करते हैं, भारतीय जागरण की बात करते हैं, भारतीय आंदोलन की बात करते हैं, या फिर आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद आज 75 हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इन सब में आप देखेंगे कवियों की बड़ी भागीदारी रही है। ठीक, इतनी बड़ी भागीदारी, जैसे आप लोग गीत सुनते हैं, अलग अलग एरियाज पे आते हैं, मतलब क्षेत्रीय गीत भी आपको इस प्रकार से रोमटे खड़े होने वाला काम करते हैं। तो कवियों का जो रोल रहा है हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारी संस्कृति में, वह बड़ा अहम रोल रहा है। क्योंकि भारत के सामने या दुनिया के सामने वह एक प्रकार से आईना दिखाने का काम करते हैं। ठीक, क्योंकि एक छोटी सी कविता के माध्यम से कहा जाए या अलग अलग कोट्स के माध्यम से कहा जाए तो कवि, ये कहा जाता है ना, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। तो कवि में इतनी क्षमता होती है कि जहां सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंच रहा है वहां आपका कवि पहुंच जाता है। ठीक, अब इनके उदाहरण के तौर पर आप अगर उठाना चाहें तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रीय आंदोलन से ही आप उठा लीजिए। कहां से उठा लीजिए? राष्ट्रीय आंदोलन से उठा लीजिए। ठीक है, अब आप राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, सीधी सी बात है कि देशभक्ति, ठीक है, वीर रस, ओज गुण से भरी पड़ी हैं। ठीक, और हम और आप स्वाभाविक सी बात है कि उनसे प्रेरणा लेकर आज के डेट में अपने यूपीएससी या जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सब में इनका उपयोग भी करते हैं। तो एक प्रकार से ये देखा जाए तो कवि समाज के नियमों का, ठीक है ना, एक प्रकार से निर्माण करता है। वह बताता है कि राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए। जैसे आप इंदिरा गांधी के समय की बात करें तो उस समय नागार्जुन कवि हुआ करते थे, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं कटाक्ष के रूप में लिखी थी। इसके बाद अगर आप उसके पहले अगर हम पहुंचते हैं, ठीक है, तो हिंदी के उद्धार हेतु कष्ट अनेकन जिन सहे भारतेंदु हरिचंद की उज्ज्वल कीर्ति सदा रहे। तो भारतेंदु हरिचंद की जब हम बात करते हैं, ठीक, भारत दुर्दशा में वह किस प्रकार से अलग अलग पात्रों के माध्यम से हम सबको बताने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेज हमारा किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप अलग अलग कवियों का पढ़ेंगे तो तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषाएं अपन ने कितनी बचपन में पढ़ रखी हैं। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना, फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ जाए वीर अनेक। तो आप समझ सकते हैं कि एक कवि, ठीक, अब मैं सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप भक्ति आंदोलन की बातें करेंगे, ठीक है, या भक्ति आंदोलन में जब हम लोग निर्गुण की बात करते हैं, सगुण की बात करते हैं, तो आप कबीर को, सूरदास को, तुलसीदास को, मीराबाई को अलग यहाँ से नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जब भी किसी भी प्रकार की मिसाल देनी होती है या किसी को कुछ कहना होता है, अपनी बातें सिद्ध करनी होती है, तो हम लोग कबीरदास के दोहों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कबीर के जो दोहे हैं, कबीर कौन है? प्राथमिक रूप से देखा जाए तो कवि हैं। तो कवि हमारे जीवन पर एक विधि निर्माता का काम करता है, एक दिशा निर्देशक का काम करता है, एक पथ प्रदर्शक का काम करता है कि हमें किस ओर जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे एक कविता मेरी बहुत ही प्रिय रहती है, ठीक है ना, कि दोनों ही ओर निमंत्रण है, इस पार मुझे उस पार मुझे। ठीक है ना, कि दे नाविक, अब मतलब आप एक नाविक से कह रहे हैं कि पतवार अब मुझे दे दे, ठीक है ना, अब मैं लेके जाके इसको मझधार में मैं पार कराऊंगा। और दोनों ही ओर निमंत्रण है, इस पार मुझे उस पार मुझे। तो इस प्रकार से कवि आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वह किसी प्रकार से उनका चुनाव नहीं हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है कि विधायक बन जाएं और विधानसभा में बैठ के नीति नियम बनाएं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, और ये बड़ा फेमस सी चर्चा भी होती है कि साहित्य समाज का दर्पण है।
क्या है प्यारे विद्यार्थियों? साहित्य समाज का दर्पण है। यानी आप अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जानने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, इतिहास जानने का हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक व्यक्ति तो नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, उस समय का साहित्य पढ़ते हैं और उस साहित्य को पढ़ के वर्तमान में उस भूत को जानने का प्रयास करते हैं। और आज के ही परिप्रेक्ष्य में बात करें या पुरातन काल की बात करें या किसी भी समय की आप बात करेंगे तो वहाँ पर कवियों का, लेखकों का बड़ा अहम रोल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर लेखन पे मुख्य परीक्षा पर बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते थे। कवि संसार के अधिकृत रूप से मान विधायक हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। कहता है तीसरा प्रश्न हमसे, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ victorious won by the scientific man over the romantic man। यानी वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला रहा है इतिहास में। अगर आप देखेंगे, देखिए बहुत ही ये व्यवहारिक सी बात है, क्योंकि रोमानी मनुष्य और वैज्ञानिक मनुष्य में एक अंतर है। ठीक, एक वैचारिक अंतर है, क्योंकि जो वैज्ञानिक मनुष्य है वह तर्क आधारित बातों पर विश्वास करता है और तर्क के आधार पर ही बातें करता है। लेकिन एक तरफ जब आप रोमानी मनुष्य की तरफ जाएंगे, ठीक है, इनके बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि भाव को ऊपर रखते हैं, तर्क को नीचे रखते हैं। जैसे आज के ही तारीख पे अगर आप देखेंगे तो एक जो पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक से कहीं से कुछ चीज़ें उठा ली और उसको सच मान के आगे बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे, जब तक कि औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, जब तक कि वैश्वीकरण नहीं हुआ था, निजीकरण नहीं हुआ था, पूंजीकरण इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब सीधी से अगर आप जाएँ तो औद्योगिकरण पर जाएँ, उसके पहले खासकर यूरोपीय कंट्रीज़ पर अगर आप देखेंगे तो क्या था वहाँ पर? वहाँ के जो चर्च थे, धर्म के जो बड़े बड़े अनुयायी, मतलब पीठाधीश थे, उन्होंने वहाँ के लोगों पर पूर्णतः एक प्रकार से देखा जाए तो अराजकता फैला रखी थी कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, विकास आगे बढ़ता गया, तकनीक आती चली गई, तो लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को मानने लगे। लेकिन आज 2022 के पहले 2020 में जब कोविड आया था, तो आपने भी देखा कि जो वैज्ञानिक तर्क है, ठीक, उसी ने इंसान को बचाया, न किसी मस्जिद, न किसी मंदिर, न किसी चर्च ने बचाया। हाँ, हमारे आस्था का केंद्र हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक छोटा सा वायरस में अगर किसी ने जीत दिलाई है तो वह विज्ञान ने दिलाई है, वैज्ञानिक मनुष्य ने दिलाई है, और वैज्ञानिक मनुष्य की सोच ने दिलाई है, याद रखना है। ठीक, इसी प्रकार से और भी अगर आप देना चाहें चीज़ों को और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि पहले हम आदि मानव हुए, चाहे पाषाण सब से आप लेना चाहें, ठीक है ना, काल से इन चीज़ों को उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं, बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। कि जैसे जैसे मतलब इन चीज़ों की खोज होने लगी, हमने कपड़ों की खोज कर ली, ठीक है, हमने आग की खोज कर ली, हमने पहियों की खोज कर ली, तो आप देखते चलेंगे धीरे धीरे करके आपके अंदर एक वैज्ञानिकता जागने लगी, और आज उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ से आप तक पहुँचने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस पर भी अच्छा खासा लिख सकते थे। अगला है बहुत ही प्यारा सा कोट्स लिखा हुआ है, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। कितनी अच्छी बात लिखी है, कितनी प्यारी सी बात लिखी है। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। यानी जो जहाज है वह बंदरगाह में तो सुरक्षित होता है, लेकिन बंदरगाह के किनारों के लिए नहीं बना है जहाज। जहाज किसके लिए बना है? समुद्र में गोते खाने के लिए बना है। उसी प्रकार से हम और आप किस लिए हैं? सोचिए, थोड़ा सा दर्शन पे आपको जाने की आवश्यकता है। हमारे पुराने जवाब दर्शनों को उठा के देखेंगे, वेदों को उठा के देखेंगे तो परम लक्ष्य, परम उद्देश्य की बातें होती हैं।
कि मनुष्य का परम उद्देश्य क्या है। अब आप इसमें किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं, किसी महापुरुष को उठा सकते हैं, किसी ऐतिहासिक घटना को उठा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को वहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो गौतम बुद्ध के बारे में बता सकते हैं कि किस प्रकार से पहले, ठीक है, उनका जीवन कैसा था, आप सबको पता है, उसके बाद का जीवन कैसा रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम और आप हैं। जैसे मैं कई सारे विद्यार्थियों को देखता हूँ, ठीक है ना, कि नहीं सर इस बार मैं फ्री नहीं दे रहा, अगली बार दे रहा हूँ सर, इस बार नहीं। भाई भैया क्यों कर रहे हो फिर इतना सारा टाइम पास अपने साथ। ठीक है, मानता हूँ कि आप एक अच्छे जहाज़ हैं, आप अच्छे तैराक हो सकते हैं, लेकिन तैराक आप तभी माने जाएंगे ना दुनिया के सामने जब आप खेलेंगे, जब आप तैरेंगे। लेकिन जब आप तैरेंगे ही नहीं, जब आप खेलेंगे ही नहीं मैदान में, परीक्षा में आप बैठेंगे ही नहीं, तो फिर कोई मतलब उसका नहीं रह जाता है। तो सीधा सा इसका मतलब यही है कि कोई भी वस्तु अगर है तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है। ठीक, किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए बना हुआ है, ना कि घर में रख के, गोडाउन में रख के सजाने के लिए बना हुआ है। ठीक है ना, किसके लिए बना है, उसका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर कार्य करने के लिए। जैसे स्वामी विवेकानंद को आप उठाएंगे, महात्मा गांधी को आप उठाएंगे। अगर आप ये भी तो सोचते हैं ना कि क्या करना है, चलो रहने दो, तो ये सारी चीज़ें जो आज हम और आप देख रहे हैं, कर पा रहे हैं, हो सकता है नहीं कर पा रहे होते। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस पर भी अच्छी खासी अपनी लेखनी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों पार्ट ए का थोड़ा सा ब्रीफिंग मेरी तरफ से। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है, देखिए मैं दूसरे पार्ट में जाने से पहले थोड़ा सा आपको चीज़ों को ब्रीफ करना चाहूँगा। देखिए जो भी विद्यार्थी 2023 या 2024 या आने वाले वर्ष के यूपीएससी एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और बड़ी आसानी से आप सबको पता है, देखिए छोटे में लग रहे हैं, छोटे देखने में लग रहे हैं, लेकिन घाव बड़ा गंभीर करते हैं। इनकी प्रिपरेशन, इनकी तैयारी एक दिन में नहीं होती है। मैं हमेशा क्लास में विद्यार्थियों को कहता हूं कि जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें राजनीति क्यों घुस आती है, जब राजनीति पढ़ते हैं तो भूगोल क्यों आ जाता है, जब भूगोल पढ़ते हैं तो इतिहास क्यों आ जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से आपका जो निबंध है, क्योंकि निबंध में कोई बंधन नहीं है, जहां तक आप फेंक सकते हैं, जहां तक आप लिख सकते हैं, लिखिए, सीमा से परे आपको जाना है। ठीक है, तो याद रखना है जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं, मैं नहीं कहूंगा कि अगर आप 2024 में बैठने वाले हैं तो नहीं, अभी आप जब 2023 निकल जाएगा ना, न्यू ईयर मना लेना, सारी चीजें मना लेना, इसके बाद लिखना शुरू करना, तो भाई साहब मत करना। कब करना, जब आपका सही समय यही है ना भाई साहब, है कि नहीं। हमने अभी आपको बताया कि जहाज बंदरगाह के लिए नहीं है, उसको उतारो जल पे, तो अपने आप को वहां पर उतारिए, अपने अभ्यास को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग अब आगे आते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, तो फिर बहुत सारी बातें होती चली जाएंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ आज ब्रीफिंग का है। आने वाले समय पर जैसे जैसे आपकी मांगे होंगी तो हम अलग अलग टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चाएं निबंध पर करेंगे। तो चलिए अब आते हैं खंडबा सेक्शन बी, और इसका है प्रश्न पहला, मतलब पांचवा भी कह सकते हैं आप लोग। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। क्या बात कही गई है, क्या बात कही गई है। देखिए बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको पहले ग्रामीण परिवेश से देता हूं। आप सबने देखा होगा, हम लोग सब उसी पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं कि गांव में कौन सा घर होता है भैया, खपड़ेल होता है कि नहीं होता है। और आप सबको पता है कि आषाढ़ में बारिश होगी। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो भी ग्रामीण परंपरा में है, ग्रामीण में रहते हैं, उन सबको पता होगा कि किसान अपने खेतों, मतलब खेतों के काम करने से पहले अपने घरों की खपड़ेल की छवाई पहले ही करवा लेता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, करवा लेता है कि नहीं करवा लेता है, ताकि जब बारिश हो तो उसका घर सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार का पानी उसके अनाज को, उसके बाल को, उसके बच्चों को, ठीक है, उसके घर को नष्ट ना कर सके। ठीक, तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा, ठीक है ना, सेंटेंस है, वाक्य है, जो आपको एक मार्मिकता को समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप चाहे
इतिहास के किसी भी पक्ष को उठा के देख लें, या इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर आप वर्तमान को उठा के देख लें, हम विद्यार्थियों की ही जब बातें करते हैं तो कई सारे विद्यार्थी कहते हैं सर नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उस दिन से मैं तो धुआं छोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पहले ही अपनी तैयारी मजबूत करके रखनी होती है। आज के ऐसे कई विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ कि बहुत समय से पहले ही तैयार होके बैठ जाते हैं कि सर एग्ज़ाम आने दो, देख लूँगा मैं। ठीक उसी सेंटेंस के माध्यम से निबंध में लिखने को